भारत की धरती ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और जब बात हम राजस्थान की करते हैं तो इसे वीरों की जननी कहा जाता है। नमस्कार, अलबेलो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ अनीशा सिंह और मेरा साथ दे रहे हैं। जी अनिशा, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। और आपने जिस तरह से बात शुरू की है साहस की, वीरता की, और तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि कभी ठंड में जो जो ठंड होती है उसमें आप सर्दी का एहसास करना हो या फिर तपती धूप का एहसास करना हो तो सरहद पर जाना और वहाँ पर महसूस करना कि किस तरह फौजी हमारी देश की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए डटे हैं और देश की अस्मिता के लिए डटे हैं। तो आज जो हम विषय जिस पे चर्चा करने वाले हैं उससे पहले आपसे तारुफ करा देता हूं जो हमारे खास मेहमान हैं आज अलबेलो राजस्थान में। वो है मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुधाकर जी, जो विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं और उनका अद्भुत अनुभव है देश और विदेश में, और भारत के लिए उन्होंने कई रिसर्च किए हैं और अभी तक अध्ययनरत है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। सर, अलबेलो राजस्थान में आकर आज आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अनिशा, दिल दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं डीडी राजस्थान को कि आपने मुझे काबिल समझा और ऐसा प्रोग्राम, जो अनोखा किस्म का एक प्रोग्राम है, यहाँ पे इनवाइट किया है। जी। और मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन सुबह यहाँ आने के बाद आपके साथ जो बातचीत कर रहे थे, ये जो टर्म है अलबेलो राजस्थान, ये बहुत ही कैची टर्म है। मुझे पता नहीं असली मीनिंग क्या है, लेकिन जो मेरा दिल कह रहा है कि एक रूबरूब करते हैं मेरे बारे में। आप जी, कुछ जी। शायद पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और मेरा जो तजुर्बा है फौज में देश की सेवा करते हुए, इससे अगर राजस्थान की नौजवान बालक और बालिकाओं को अगर मोटिवेशन की तरह अगर काम हो सकता है तो शायद यही आपका इरादा होगा, मैं ही उम्मीद करता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात को पकड़ा है, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व की और उनको देश से रूबरू कराया है। तो अलबेलो राजस्थान एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम राजस्थान की धरती से जुड़े, राजस्थान की माटी से जुड़े जो रत्न होते हैं, जो जेम्स होते हैं, उनको ढूंढ कर लाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो खास अचीवमेंट किए हैं उनसे हम रूबरू करवाते हैं। और आज उसी कड़ी में आप हमारे खास मेहमान हैं, जो कहते हैं राजस्थानी भाषा में मोतियों से महंगे पावना है आप। तो शुरुआत करने से पहले आपसे, आज आप जिस पद पर हैं, आप अनेकों ऑपरेशंस के मुखिया रहे हैं, किरदार रहे हैं, मुख्य भूमिका में रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा पीछे लौटना चाहते हैं। उड़ीसा के आसपास एक छोटा सा गांव है जहां गांव में एक बच्चा था जिसके मन में देशभक्ति के जज्बा था, जो ज्वार था उमड़ रहा था। उस दौर से आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। वो शुरुआत कैसे हुई, आपके मन में किस तरह से आया कि देश सेवा के लिए जाना, स्कूल का वो दौर था, उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। धन्यवाद विक्रम जी, फिर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अच्छा लगता है कि आप मेरे को पीछे समय की तरफ ले जा रहे हैं। मैं एक गांव का नाम है रसालपुर, मेरा गांव, और ये बालासोर रेलवे स्टेशन से करीब 14 किलोमीटर दूर है। उन दिनों में रास्ता नहीं होता था और बहुत मुश्किल से यातायात करते थे। उस गांव का मेरे पिताजी पूर्णचंद्र जी, वो गुजर चुके हैं, नहीं है। माताजी जंजमणि जी, वो एक जमींदार परिवार के एक बेटी थे जी। लेकिन क्या बोलते थे हमें समझ में नहीं आता था, और हम क्या बोलते थे उनको समझ में आता था कि नहीं, मुझे नहीं पता है। और मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे जी जी, जो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले और उसके आगे तक, जब तक देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, कोई सारे जेल में, बरहमपुर जेल, पटना जेल, बांकी जेल में बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको भोगना पड़ा है। और माता पिता की आशीर्वाद की वजह से, मेरे ख्याल से, क्या मैं तो कहूँगा वो तो भगवान से भी उच्च स्थान पे हैं, उनकी आशीर्वाद की वजह से मैं शायद यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब मैं छोटा बच्चा था, जी जी, गांव के स्कूल में, रसालपुर स्कूल, मेरे पिताजी बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस नहीं था, पोस्ट ऑफिस कराए, और
बहुत कुछ किए हैं उन्होंने गांव के लिए। हालांकि गांव के लोग तो अभी भूलने लगे हैं कौन किया था कौन नहीं, आजकल कोई याद नहीं करता है। जी। तो उन दिनों में मेरे को गांव के स्कूल में उन्होंने भर्ती किया था पढ़ाई के लिए, और करीब 4-5 साल के बाद उनके एक दोस्त थे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के टाइम में, कार्तिक सतपति जी। जी। तो उनको बताया कि उनका बेटा था सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में, और सैनिक स्कूल में जाने के लिए सिलेक्शन बहुत टफ होता था उन दिनों में। जी। 2 चांसेस मिलते थे, आजकल शायद सिर्फ एक ही चांस मिलता है। जी। उसमें रिटन टेस्ट होता है, क्विज कंपटीशन होता है, टाइम के खिलाफ आपको बहुत कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, मेडिकल चेकअप होता है, फिजिकल फिटनेस वगैरह चेकअप होता है। तो वो सैनिक स्कूल जाके एक गांव के लिए, मेरे पास का गांव रसालपुर के पास पदमपुर होता था, लेकिन ये जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट से मेरे पिताजी और सतपति, कार्तिक सतपति, ये उनका एकजुट होने का, और बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बताया तू अपने बेटे को सैनिक स्कूल के लिए क्यों नहीं कोशिश करता। मैं पढ़ाई में कोई अच्छा नहीं था, गाँव में कौन ये करता है। तो मेरे जो एक बड़ी बहन थी वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी, साइंस में बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी, फर्स्ट डिवीज़न। उन दिनों में फर्स्ट डिवीज़न बहुत उच्च स्तर पे बना जाता था गांव में। सो मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीज़न आए थे। तो ये जब चर्चा शुरू हुआ तो मेरा सैनिक स्कूल का ट्रेनिंग उन्होंने ही स्टार्ट किया था। रिटन टेस्ट, क्विज कंपटीशन वगैरह वगैरह। उन दिनों में टीवी नहीं होता था, रेडियो भी नहीं था गांव में, और मेरे पिताजी क्लास 5 के पढ़े थे, और ये जेल के दौरान उन्होंने काफ़ी स्ट्राइक वगैरह स्टेज किए थे, तो उनके माथे के ऊपर पिटाई हुई थी। तो जिसके वजह से उनका हियरिंग पावर जो है वो कम हो गया था। अच्छा। जी। सो पिताजी को सुनाई नहीं देता था, माताजी क्या बोलते थे वो हमें समझ में नहीं आता था, और हम क्या बोलते थे। तो ऐसा ही हमारा परवरिश हुई। उसके बाद सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हो गया हमने। जी। जी। सैनिक स्कूल जाने के बाद एक नया वातावरण, नए किस्म की एक रूटीन, उसमें आपके पढ़ाई के अलावा फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल करना पड़ता है, आपको क्रॉस कंट्री पार्टिसिपेट करना पड़ता है, पेंटिंग होता है, म्यूज़िक होता है, ड्रामा कराते हैं, डेक्लेमेशन, और करते करते इसी तरह क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे को पेंटिंग की तरह ज़्यादा मैं आकर्षित हो गया। अब खेलते था, मैं बास्केटबॉलर था। हाँ। और सो पेंटिंग जब करते थे तो मेरा नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कंपटीशन में 2 बार से ज़्यादा आया। मैं 2 बार हिस्सा ले पाया, तीसरी बार दोनों के दोनों बार मेरे को प्राइज भी मिले। सो एक अनोखा किस्म की, आर्ट टीचर बोलते थे कि, वो बोलते ना बच्चों को जब आप क्रेयॉन्स देते हैं, कौन सा कलर वो लगाता है उससे आप कैरेक्टर जज कर सकते हैं। लाल रंग का लगाता है क्योंकि जो ब्राइट कलर और डल कलर है। तो मेरा हमेशा ये था कि मैं गांव का परिवेश जो है, जो ट्राइबल एरिया, हमारा ट्राइबल नहीं है, कोस्टल एरिया है जी, मैं ट्राइब्स को डिपिक्ट करने का मेरा एक हमेशा आदत था। जैसे कि गुफा के अंदर ट्राइबल डांस कर रहे हैं बॉन फायर जला के रात के समय में, कोई मुर्दुंग लेके पीट रहा है या कोई और कुछ लेके बाजा बजा रहा है, तो आग का जो रिफ्लेक्शन है ना बॉडी के ऊपर, सिलेट बोलते हैं, तो ऐसा छवि बनाने में फेस जैसे आधा फेस लाइट के जो रिफ्लेक्शन आता है तो उससे ये करके, तो ऐसा पेंटिंग है। शाम के टाइम का जो पिक्चर है, गांव का एक पिक्चर का थीम था विलेज इन द इवनिंग, तो उसको मैंने बनाया था। रास्ता जा रहा है, दोनों तरफ मकान छोटे छोटे गांव के जैसे होते हैं, और सबके घर से केरोसिन के बत्ती, उन दिनों में होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो केरोसिन के बत्ती के कैसे उजाला, कैसे घर के अंदर से लाइट बाहर निकलता था जी। तो एक ये था। और बास्केटबॉल मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये था, उन दिनों में भाषा एक बड़ा प्रॉब्लम था। मैं उड़िया बैकग्राउंड का हूँ, स्कूल में हिंदी और इंग्लिश बोलते थे, अब दोनों में से मेरे को समझ में नहीं आता था। ऐसे बैठे रहे सुनते रहे, तो मेरे को 3 बार वार्निंग मिला जी। और सैनिक स्कूल जाने का ये था कि ये जो सतपति साहब का जो बेटा था उसको सैनिक स्कूल छोड़ के आना पड़ा। अच्छा, क्योंकि वो पढ़ाई में लगातार, वो 3 बार चांस देते हैं, लगातार वो फेल होता ही है जी। और जब 3 बार फेल हो जाता है उसको आप आउट कर देते हैं जी। उसको चांस देते हैं।
तो एक किस्म का एक चुनौती, अब मेरे मन में यही था, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे, अगर ऐसा हालत है। मेरे को कोई भाषा समझ में नहीं आता था। सो पिताजी एक बार हॉस्पिटल में थे, तो हेडमास्टर को इतना गुस्सा आया कि हॉस्पिटल से वो स्ट्रेचर के ऊपर उनको लेके आया, उनको सर्व करने के लिए ये वार्निंग लेटर अरे कि आपका बेटा अगर अभी इम्प्रूव नहीं करेगा तो मजबूरन हमें उसको निकालना पड़ेगा। फिर सर वो था मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट। जी बिल्कुल। तब तक मैं फेल होता था, 3-4 इंग्लिश में फेल होता था, हिंदी में फेल होता था, मैथमेटिक्स मेरे को पकड़ नहीं आता था। और लेकिन ये जो साइंस वाला सब्जेक्ट था, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, जी इसमें पता नहीं कैसा मेरा एक, मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाह रहा था, पता नहीं फौज में कैसे आ गया। जी लेकिन वो जो वार्निंग दिया पिताजी को, मेरे आंखों से उस दिन आंसू आ गए थे। जी पिताजी का वो ड्रिप्स लगा हुआ था, डॉक्टर साथ में थे। कह रहे यार मैं इतना निकम्मा हूँ कि मेरे पिताजी मरने वाले हैं, ऐसा परिस्थिति में वहाँ ला के स्कूल में हेडमास्टर उनको वार्निंग दे रहा, वो क्या समझेंगे। तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, उनको दिया गया। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल सर, और इतनी रोचक बातें आपने बताई है, बिल्कुल हमारे उस दृश्य आंखों के सामने से सारे निकल गए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि सैनिक स्कूल से जो सैन्य अधिकारी बनने का जो सफर था, पहली आपकी पोस्टिंग, पहला आपका जो तारे लगे थे, जो वो कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिए सर। हाँ, मैं सैनिक स्कूल से सिलेक्ट हुआ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए एडवेंचर कोर्स। तो वो जो एडवेंचर कोर्स दार्जिलिंग में होता था, उनने आजकल भी वही है दार्जिलिंग में। और सिलेक्शन के लिए बहुत सारे बच्चे 4-5 बैचेस को लेके भगाते हैं, ऑब्स्टिकल कोर्स कराते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, बहुत कुछ कराते हैं। तो उसमें सिर्फ 2 जना हम सिलेक्ट हुए, और दोनों हम गए वहाँ पे। जाके देखा कि वहाँ भी वही प्रॉब्लम है। सारे विदेश, मतलब जो देश विदेश से लोग आए थे, बड़े अच्छे अच्छे परिवार के थे, अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोलते थे, हमारा अंग्रेजी बड़ा कमज़ोर था, और हिंदी भी बोल नहीं पाते थे क्लियरली। मैं कह रही यार ये तो फंस गए हम यहाँ पे। तो वहाँ मैं ऑब्स्टिकल चैंपियन हुआ, ऑब्स्टिकल कंपटीशन में, कुकिंग में फर्स्ट हुआ था, और क्या है क्विज कंपटीशन में फर्स्ट हुआ। लेकिन ये जो डिक्लेमेशन डिबेट में फेल हो गया। मैं इसलिए इसको जोर दे रहा हूँ कि उसी के बाद तुरंत जैसे ही स्कूल आए वापस, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का कोचिंग स्टार्ट हो गया था। तो मेरा वो कोचिंग मिस हो गया। अब मिस हो गया, लेकिन हेडमास्टर और जो मेरे स्कूल मास्टर होते थे कि तुमको बैठना है। मैं कहा सर मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। कि तो पढ़ो, 15 दिन या 20 दिन टाइम था, तुम पढ़ो। तो पढ़ा हमने। पढ़ने के बाद सब चले गए, हम भी जाके फॉर्म भरा था, हम भी जाके बैठ गए। वो होता है ना एक बुलावा, सबका एक डेस्टिनी होता है। जी बिना तैयारी करके आप जाके, अच्छा उसी के कुछ दिन पहले मेरा टेस्ट था, बोर्ड एग्जाम का एक प्री टेस्ट होता है। जी तो प्री टेस्ट में पता नहीं, मैं कह रही यार मैं तो कुछ तैयारी नहीं किया हूँ। मैं थर्ड हो गया पूरा बैच में, 80 जना थे, जी स्टूडेंट थे, 80 में से थर्ड आ गया। मैं जाके कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, ये आंसर शीट कुछ गड़बड़ है, थोड़ा देखना चाहूँगा। वाकई उसमें मार्क पता नहीं कैसे आ गया। सो जब ये गया मैं टेस्ट के लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, एनडीए का जब रिटन टेस्ट आया रिजल्ट, जी और मेरा फर्स्ट चांस में मेरा आ गया था मेरिट, अच्छा नाम आ गया एसएसपी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी अच्छा, जो पास हुए थे वो कोचिंग ऑलरेडी कर चुके थे, रिटन टेस्ट वगैरह तो तैयारी किया था, एसएसपी का भी किया था उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए। जी हमने कुछ किया ही नहीं था। अरे यार घबरा गया फिर उनके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। पूरे विश्व में ये जो एसएसपी है, इंडियन एसएसपी, सबसे टफ, और एक्चुअली आप अंदाज नहीं ला सकते। जी सर वो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, डू यू हैव इट इन यू। यस असलियत में वहां पे वो टेस्ट की हुई, लोग बहुत काबिल समझते हैं अपने आप को, जाके बड़े बड़े फंडे खान जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसका ना पहले जाते ही सिलेक्शन होता है, सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इनिशियली में। चलो उसमें क्लियर हो गया, अरे यार कमाल है, आज चांदी है भाग्य जो है वो। सो उसके बाद आपका इंडिविजुअल टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप टेस्ट होता है, उसमें साइकोलॉजी टेस्ट है, ऑब्स्टिकल में देखते हैं कि आप टीम मैनेजर हो सकते कि नहीं, लीडर बनने का आपके अंदर काबिलियत है कि नहीं। और अभी मेरा 37.5 साल सर्विस के बाद आप
यहाँ बुलाया है, मैं बता सकता हूँ, वो 15 क्वालिटी देखते हैं। जी सर। एक आर्मी में ऑफिसर, हाँ सॉरी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर OLQs जिन्हें हम कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी बोलते हैं हम, 15 क्वालिटी बोलते हैं। वो क्वालिटी का एक एक बारीक बारीक चीज, जैसे आपने वो सवाल बनाया ना मेरा बायोडाटा देख के, वो ऐसे ही पूरा माइक्रोस्कोप लगा के पूरा स्टडी करते हैं ये बंदा है कि नहीं। क्या देखते हैं वो? मेरे को अर्नब गोस्वामी ने इनवाइट किया है, कल मैं जा रहा हूँ, आज शाम को, कल उनका है कुछ नेशनलिस्ट कॉन्क्लेव। आने से पहले किसी का कॉल आया था कि सर किस विषय में बात करेंगे, तो मैं बताया कि विषय होगा मिलिट्री लीडरशिप डैश कैरेक्टर बिल्डिंग। बिल्कुल, ये जो कैरेक्टर एक ऐसा चीज है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमें समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। और आप इन खूबियों के ज्ञाता हैं सर, आपने ये चीज़ आपने कूट कूट कर भरी, और इसीलिए आज बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपके अनुभवों से वो सीखना चाहेंगे। तो एक सैन्य अधिकारी के रूप में वो क्षण, उसके बारे में जानना चाहेंगे, जब पहली आपकी ज्वाइनिंग थी वो कहाँ थी, वो कैसे हुई, और उसके बाद का वो जो रोमांचकारी अनुभव है वो ज़रा बताएं सर। एनडीए में 3 साल रहा। एनडीए का ट्रेनिंग जो है वो स्टेम बेसिस पे होता है। स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यही होता है ना। सो मैं था नॉन साइंस स्ट्रीम में, लेकिन साइंस पढ़ना कंपलसरी है वहाँ पे। सो कुछ लिमिटेड ये होता है। सो उसको पास आउट 3 साल के बाद काफ़ी टफ ट्रेनिंग होता है एनडीए में, 24/7, जो 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। टोटल आपके 3 साल के जितने होते हैं वो आप अंदाज लगा लीजिए। और पीटी, गेम्स, ड्रिल, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे लोग खड़े खड़े सो जाते हैं। सो ड्रिल इंस्ट्रक्टर बोलता है कि वो कैडेट सोना है तो आंख खोल के सो, आंख बंद मत करो। तो कोई कोई होता था आंख बंद कर, ऐसा होता था। तो थोड़ा सा आई एम ब्रिंगिंग लिटिल ह्यूमर, तो ये भी बहुत मजेदार चीज़ है। इसके बाद जाके आईएमए गए हम। मेरा सबसे एक चैलेंजिंग टर्न ऑफ इवेंट हुआ लाइफ में एनडीए में। मैं सिलेक्ट हुआ था ये उच्च स्तर का फुटबॉल टीम के लिए, एनडीए की टीम से। सो फुटबॉल का सिलेक्शन जब चल रहा था, फुटबॉल मैच के दौरान मेरे को गोलकीपर बनाया गया था ऑन पॉपुलर डिमांड। तो उसमें एक मेरे को ब्लैंक किक हो गया दाहिने टांग से, लिगामेंट टियर हो गया। तो मैं कैटेगरी बन गया था उधर। उसके बावजूद भी लोग सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं एनडीए से। मैं एनडीए 3 साल का पूरा ट्रेनिंग किया, मेरे बैचमेट्स के साथ पास आउट हुआ। उसके बाद आईएमए गया। आईएमए के बाद आईएमए काफ़ी टफ ट्रेनिंग होता है। चिंडिट एक एक्सरसाइज है ऐसा, वो करीब 6-7 दिन के लिए होता था, आजकल मेरे ख्याल से कम कर दिए हैं। वो लगातार आप कोई छत के नीचे नहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और खुले आसमान के नीचे पूरा आपको ये करना पड़ता है, चलना पड़ता है लगातार। खाना खुद को पकाना पड़ता है, या जो सर्वाइवल किट होता है उसी के ऊपर ही आपको रहना पड़ता है। तो वो सब कुछ करने के बाद 18 जून 1983 को मैं कमीशन हुआ महा रेजिमेंट में। और महा रेजिमेंट में कमीशन के करने से पहले मेरा 13 महार में हुआ था पोस्टिंग, लेकिन 9 महार उधर धाना में थी। मेरा रेजिमेंटल सेंटर सागर। तो सागर में जब जाके पहुंचे, मेरे साथ और भी 7-8 थे मेरे बैच के। तो धाना में मेरी पलटन एक थी 9 महार। 9 महार के कमांडिंग ऑफिसर आके, उधर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे जनरल केवी कृष्णा राव, अभी वो रहे नहीं, गुजर गए। उनके साथ जनरल बीसी नंदा साहब थे। उनसे आके रिक्वेस्ट किया कि सर अभी तक जितने आप ऑफिसर दे रहे हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर दे रहे हैं, अभी तक कोई एनडीए से कोई आया नहीं है। तो जैसे जीत किया तो उधर ही बातों बातों में मेरा पोस्टिंग हो गया 9 महार। तो उठा के ले गया, मैं 9 महार दाना में जाके पहुंचा। और जो सवाल पूछ रहे हैं कैसे लगा, मैं तो ये कहूँगा, यूनिफॉर्म जब पहना मैंने, यूनिफॉर्म का जो वजन है वो तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक मैं पलटन में जाके नहीं पहुंचा। पलटन इसी को बोलते हैं, रेजिमेंट को, बटालियन को। 9 महार में पहुंचने के बाद मेरा जो सिखलाई, जो गुरु हैं वो मेरे जवान थे। सबसे पहला जो गुरु है, जो जवान मेरा बड़ी था, एक सरदार जी, वो पूरा एकदम गुरुमुख में क्या बोलता था कुछ समझ में नहीं होता था। लंबा सा 6.5 फुट कुलवंत सिंह आके खुद तुसी हसी करके वो बात करने लगा। मैं क्या बोल के आया? तो चाय, सुबह का चाय ला के पढ़ाया, पिलाया मेरे को, बताया कि साहब 3 चीज़ें आप ध्यान रखना। 3 चीज़ें, ये सुनने वाले हमारे दर्शकों को भी शायद कुछ फायदा होगा। फौज में जब तक हो या आप बाहर जाते हो, टाइम, प्लेस और ड्रेस, ये 3 चीज़ों को आप पूरा एकदम घूट लो, पूरा एकदम
कि मीनिंग क्या, वो पंजाबी में बोल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता था कि टाइम जहाँ पे जाना है आप उस जगह 15 मिनट पहले पहुंचोगे, ठीक है। जो ड्रेस आप पहन के जाना है उसको एक दिन पहले आप तैयार करो। जैसे आज इधर आना था, अच्छा हुआ कल आपने रिंग करके मेरे को बता दिया अनिशा कि वो मैच होना चाहिए, काले रंग का नहीं पहनना, सफेद रंग का नहीं पहनना। तो कल जैसे आपका कॉल आया मेरे को ढूंढना पड़ा, मैं कि अरे यार ये लाल कोट भी है, लाल कोट तो मेरे को लगेगा जैसे बैंड बजाने वाले सर। और इन रंगों से अलग सर सबसे जो खास रंग होता है वो होता है सैन्य अधिकारी की वर्दी का सर। बार बार वही हमारे दृश्य दिमाग में आ रहा है जब आपने पहली बार वो वर्दी पहनी होगी, क्यों अनिशा? बिल्कुल सर, उसके साथ ही आप यूएन मिशन में भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा? वो यूएन मिशन देखिए, हम सिलेक्ट हुए थे किसके लिए, वेस्टर्न सहारा में कुछ हो रहा था, हवाई जहाज वो मोड़ गया। सेरा लियोन एक छोटा सा जगह है जी, पौंडीचेरी से भी छोटा है। अच्छा। ये अफ्रीका का पश्चिम की जो कोस्ट लाइन है जी, वहाँ पे लोकेटेड है। उसकी उत्तर की तरफ वो जगह का नाम है, कंट्री का नाम है फ्रेंच गिनी, और दक्षिण की तरफ है लाइबेरिया, और इस तरफ उसका पूर्व की तरफ जो है जगह का नाम क्या है मैं भूल गया हूँ। एनीवे सो ये छोटा सा देश, उसमें रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, दुकानदार, चौतराम बोल के एक होता था उसका रिटेल शॉप, ये सारे हिंदुस्तान से गए हैं। जयपुर फूट, वहाँ पे लोगों का क्या है कि बहुत गरीब लोग हैं। एक समय था वो जो मिट्टी को ऐसे एक मुट्ठी आप उठा लोगे ना, उसको अगर सिफ्टर अगर उसमें डाल के अच्छी तरह ये करोगे तो उसमें से आपको 5-6 हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड क्वालिटी डायमंड मिलते हैं। ये सेरा लियोन का कोबी है, ठीक है नहीं। और उसका प्याज जो है, बड़े बड़े प्याज होते थे। और एक समय था लियोन है उसका करेंसी, ये बहुत उसका डॉलर की बराबर था उस समय। लेकिन जब हम वहाँ पे गए थे उस समय चार्ल्स टेलर था लाइबेरिया देश का प्रेसिडेंट, वहाँ से वो रिबेल्स को भेजता था। अमेरिका उस तरफ लाइबेरिया का डोमिनेट करता था, और ये था एक ब्रिटिश कॉलोनी, और ब्रिटिश कॉलोनी को उत्तर की तरफ था फ्रेंच गिनी। फ्रेंच और ब्रिटिश दे डोंट सी आई टू आई, उनका बोलते ना जिगरी दुश्मनी एकदम बचपन से जैसे होता है। सो हम जब जाके वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे खूब सारे बच्चे विजिलांते की काम करते थे और बहुत सारे रिबेल्स थे। तो मेरे को एक टास्क मिला था कि ये जो रिबेल्स को किसी भी तरह मोटिवेट करके उनको डीमोबिलाइज, उसके बाद डिसआर्म एंड रिहेबिलिटेट, उसको बोलते हैं DDR, रिहेबिलिटेट करना। रिबेल्स टोटल हमने उनको सरेंडर कराने के लिए 3200 आए थे। वो एक छत के नीचे बिठा के उनको, जो वो क्रियो भाषा में बात करते हैं, क्रियो इज अफ्रीकन एंड इंग्लिश को मिक्स करके क्रियो भाषा बोलते हैं जी। तो वो जब मैंने बात किया, अच्छा पहले अपना टीम लीडर एक ऑस्ट्रेलियन था, तो ऑस्ट्रेलियन क्या बोलता था किसी को समझ में नहीं आया। सबका पॉपुलर डिमांड हुआ कि अगर इंडिया से कोई है उसको बताइए बात करने। तो मेरे को मौका मिला था बात करने के लिए जी। सो कुछ हिंदी, अच्छा उनको बाय द वे वो हिंदी जानते हैं, मिथुन चक्रवर्ती को पिक्चर पूरा एकदम रट्टा मार रखे हैं, उसके जैसे डांस करते हैं वो। सो मौका मिला, उनके जब बात किया, देखा कि खुशी खुशी से लोग अपना हथियार आके सरेंडर करने लगे जी। सबसे इम्पोर्टेंट था ये जो बच्चों वाली जो है ना, ये यूनिसेफ के नीचे एक रजिस्ट्रेशन कैंप हमने किया था, वो मेरे को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। बच्चे जो है जिनके माँ बाप की हत्या हो गया है या कोई कारण की वजह से, हादसा की वजह से गुजर चुके हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपना घर को छोड़ के इनके साथ काम करते थे। इनको मोटिवेट करके उसको रजिस्टर करना और उसके बाद रिहेबिलिटेट करना, सिखलाई, कोई वोकल ट्रेनिंग वगैरह दे के, इस काम में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट टाइम तो है, बताना चाहता हूँ। एक दिन रात को 2 बजे यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर से कॉल आया। तो उस समय क्या होता है, यूएन मिशन में 15 से 20 जना होते हैं, सारे ऑफिसर कैडर अलग अलग देश के होते हैं, रशिया, केनिया, चाइनीज। सो उसमें 2 चाइनीज थे और सीधा भाग के आया। बाय द वे मैं चाइनीज क्वालिफाइड हूँ। सुधाकर जी, सुधाकर नी हाओ करके वो आके मेरे को जब जगाने लगे, वी नीड यू। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि हमें आपकी मदद चाहिए। हम कह रहे हैं रात को 2 बजे क्या मदद चाहिए तुमको? कि नहीं, सब कुछ मैसेज आ रहा है हायर हेडक्वार्टर से। तो जाके मैसेज मैंने सुना, इंग्लिश में बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि आपका लोकेशन टीम साइट से करीब 90 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो गांव को रिबेल्स आके उसको जला दिए हैं और
जो मेल फीमेल कुछ ये नहीं कर रहे हैं, उसको उल्टा टांग के जला रहे हैं आग के ऊपर। तो ये जो है आपको जाके जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। 90 किलोमीटर जाना, रास्ता पता नहीं था। सबके पास हमें टोयोटा गाड़ी मिलता है, टोयोटा, लैपटॉप, आपका कुकिंग रेंज, बहुत कुछ सुविधाएं होते हैं। सेटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए से हमारा मिलाप होता था। तो उनको जब बताया, पूरा टीम को हमने तैयार किया। ये 2:30-3 बजे, सुबह 4 बजे तक हम आउट हो गए थे। बिल्कुल। वो टीम साइट में जाके पहुँचे। पहुँचने के बाद देखा कि गांव बिल्कुल जला हुआ है, कोई है ही नहीं लोग। तो उस गांव से करीब 100-150 मीटर दूरी पे अटलांटिक जो ओशन है वो शुरू होता है। देखा कि बीच में झाड़ी भरा इलाका है जी। और थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो जंगल स्टार्ट हो जाता है। वो गांव के जितने बच्चे थे, जिंदा थे लोग, गांव को छोड़ छाड़ के डर के मारे वो पूरा झाड़ी के अंदर जाके छुप गए थे। उनको एक एक पकड़ के फिर लेके आए, फिर उनको यूएन हेडक्वार्टर जहाँ पे हम बैठे थे तो वहाँ पे उनको खाना पीना खिलाया। और उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें उनको शामिल किए थे। ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी में एक पाकिस्तानी था जो शुरू में मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर दिया। ये कारगिल लड़ाई से पहले, हमें पता नहीं था कारगिल लड़ाई होगा कि नहीं। आमतौर पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, हम जैसे एक परिवार के हैं ऐसे ही मिलजुल के बात हिंदी में करते हैं, खाना पीना सब साथ ही ये करता है। हाँ, वो गोमांस खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, ये जो आपने पूरी बात बताई, क्योंकि आपका इतना अनुभव है कि शायद घंटे भी कम पड़ेंगे क्यों अनिशा। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है सर, अभी देशभक्ति का माहौल खैर हिंदुस्तान में हमेशा रहता है, लेकिन हर घर पे अभी अनिशा तिरंगा आप भी कल लगा रहे थे शायद, हर घर तिरंगा अभियान, एक ऐसा अभियान चल रहा है सर जहां देशभक्ति जो हमारी रगों में बहती है वो तिरंगे के रूप में हमारे घरों के ऊपर नजर आ रही है। और इसी से जुड़ी हुई बात, एक फौजी का नाम आते ही पराक्रम शब्द पहले आता है, एक फौजी का नाम आते ही उनके मन में विजय शब्द जरूर रहता है। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, और उसमें खास आपके संस्मरण, जो ऐसे संस्मरण जो रोंगटे हम सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बात जानना चाहेंगे। वो आपको बताया, सिरालियोन से वापस आए, वापस आते ही एक्चुअली होता है ये 1 साल का टेन्योर मिलिट्री ऑब्जर्वर। हम 6 महीने के बाद आ गए क्योंकि परिस्थिति हाथ के बाहर चला गया, यूएन को भी बाहर जाना पड़ा। हिंदुस्तान में आके पहुंचे तो आर्मी हेडक्वार्टर वालों ने उन्होंने बताया कि भाई जो 6 महीने के बाद आते हैं आपके पास ऑप्शन है, दूसरा जो नए यूएन मिशन है उसमें अगर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो उसी समय ये कारगिल लड़ाई का जो बादल है ना वो छाता हुआ सुनने में मिला। हाँ। तो मेरा जो पलटन है उस समय चोर बाटला में थी। तो ऐसा ही मेरे पास खबर आया कि 9 महार बटालियन, मेरा 9 महार है, और जहाँ पे कमीशन हुआ था जिस बटालियन को, तो उसका एक कोई पेट्रोल गया था। वो पेट्रोल मतलब करीब 15-20 आदमी होते हैं बॉर्डर तक डोमिनेट करने के लिए, ताकि दुश्मन कोई नहीं आया है। तो पेट्रोल जब वापस आते समय उनको कहीं मेड इन कराची वाला एक जो फ्रूट जूस नहीं है वो मिला वो। तो उसको ला के रिपोर्ट दिए। रिपोर्ट जब जाता है उसके हायर हेडक्वार्टर, हायर टू हायर, तो बीच में लोग बोलने लगे ये तो अलार्मिस्ट है, ये झूठ बोल रहा है कोई। तो उसमें जो जिसने उसको उठाया था वो, उसका मेरे पास खबर आया कि साहब यहाँ पे तो डांट भी मार रहे हैं। क्योंकि डांट किस लिए मारेंगे कि सच्चाई बोल के सब मेरे पास आंखें दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो इंक्वायरी शुरू होने में कोई कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ पलटन। तो उसी समय मैं लिख के दे दिया था कि मेरे को यूएन मिशन जब जाते हैं आपको डेली मेंटेनेंस बोलते हैं, MSA, मिनिमम सब्सिस्टेंस अलाउंस, सिरालियोन में करीब $138 पर डे मिलता था। तो आप अंदाज लगा सकते हैं एक महीने में करीब $3-4 हज़ार मिल जाता था। एक इट्स एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो सब जाना चाहते हैं यूएन मिशन। उस समय मैंने कहा कि नहीं, देश को मेरे ख्याल से मेरी ज़रूरत है, मैं यूएन मिशन नहीं जाऊंगा। मैं लिख के दे दिया था। थे हम 6 या 8 थे, 2-3 ने लिख के दिया कि नहीं जाएंगे, बाकी जो थे वो गए थे, मतलब पीछे रह गए थे जाने के लिए। मैं गया ही कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं पलटन में जाके पहुंचा बटालियन में, ये एक नीमू एक जगह है, वहाँ जाके मिला और सीओ साहब से जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, उसके बाद हमें सियाचिन ग्लेशियर जाना था। तो सियाचिन ग्लेशियर ये 2 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, कौन जाएगा, कौन कंपनी कमांडर होगा, उस पोस्ट में कौन होगा, कैसे लिंक अप पेट्रोल होंगे, राशन कौन लेके जाएगा। तो वो जो पहुंचा मैंने जाके सियाचिन ग्लेशियर में, पहले उन्होंने इनकार कर दिए थे, लेकिन मैं गया। जाते ही
हमारे ऊपर इंटीग्रेटेड फायर आने लगा पाकिस्तान से। रात को 2 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, आप अंदाज लगा सकते हैं 2 से लेके 10 बजे तक माथा उठा के हम चल नहीं सकते थे। ये लगातार 10 से लेके 14 दिन तक होते रहा, तंग कर दिया। ना आप बाथरूम जा सकते थे, ना खाना खा सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। सो मैंने सीओ साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को एक आइस केप चाहिए। आइस केप बनाया। एक दिन शाम को करीब 6:30 बजे सीओ साहब का हुक्म आता है। हाँ, ये जो फायरिंग हुआ था उसके वजह से मेरे खूब सारे हथियार नुकसान हो गए थे, मीडियम मशीन गन और एक केपीवीटी, ये सारे हथियार नुकसान, मोटर भी मेरा खराब हो गया था। सो सीओ साहब ने बोला सुधाकर तू तैयार है? मैं किस चीज़ की? सो उन्होंने बताया कि आज शाम को तुम्हारे ऊपर हमला होने जा रहा है, पाकिस्तानी आएंगे SSG। हम हमेशा तैयार है। उसके बाद जो है वो आंधी तूफान स्टार्ट हो गई। टेम्परेचर जो था -33 ये प्लमेट होके -53 तक चला गया। बहुत तेज़ी हवा आने लगा, क्योंकि इतना तेज़ी हवा में कैसे आएगा वो। रात को 2 बजे एक कॉल आता है, एक सेंट्री था बोगीपुर से, मोहिंदर था मेरे ख्याल से नाम, बोलता साहब मैं 257 या 232 गाड़ी देखा आते हुए। सियाचिन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हेलुसिनेशन होते हैं। जी ठीक है कि नहीं? मैं कहा यार पागल आदमी होगा यार। जब 2-3 बार कॉल आने लगा तो फिर मैंने बताया तो साहब को बुला, मैं बात करना चाहता हूँ। तो साहब जो हुकुम साहब थे मैंने बुलाया, उनसे बात किया एंड कि साहब क्या बात है, क्या सही कह रहा है? कि साहब 1 मिनट मैं लॉग बुक देखता हूँ। तो लॉग बुक में देखा सर एंट्री तक किया है तो 232 में। 232 सियाचिन इतने ऊंचे, वो पोस्ट का हाइट था करीब 21,000 या 22,000 फुट, मैं था 17,500-18,000 फुट पे, उसके आगे एक ऋषि पोस्ट था 19,000। तो एक्चुअली क्या था, 3 गाड़ी ऑल टेरेन व्हीकल, और वहाँ सियाचिन मेरे कंपनी पोस्ट के सामने आने से पहले एक पहाड़ी को पार करके फिर ग्लेशियर में आना पड़ता है। पहाड़ी को चढ़ने के लिए गोल गोल करके सर्कल होके रोड है। तो मैं मतलब हाइंड साइड में उसको मैं अंदाज लगा रहा हूँ, ये जो 3 गाड़ी हैं, कोई बार वो देखा होगा, गिनती करते करते 232 बोल दिया उसने कि चलो कम से कम खबर तो दिया। और जैसे ही वो, तब तक हमारे जवान लोग बहुत गुस्से में हो गए थे। पर इतना गुस्सा था कि एक दिन जुमा के दिन, शुक्रवार के दिन, ये हमारे ऑपोजिट 2 पाकिस्तानी आके उनका जो नमाज ऑफर करते हैं ना प्रेस के लिए, सब आके बैठे थे। 32 जना थे वो जी। तो उस समय मेरा एक एनजीओ ने बोला था, राजेंद्र बोला कि साहब ये सुनहरा मौका है, बस मैं एक ग्रेनेड फेंक दूंगा 32 के 32। के नहीं, भगवान एक होते हैं बेटे, नाम अलग हो सकता है, मौका आएगा, धैर्य, आप पेशेंस दिखाइए। वो पेशेंस आया। ये जो सीओ साहब ने मैसेज दिए थे, 3 ATV में उनके रिप्लेसमेंट आ रहे थे। उनका रिप्लेसमेंट हर 30 दिन में एक बार होता है, हमारा 90 दिन में एक बार होता है। और उनका रोड जो है बिल्कुल पोस्ट तक आता है। उनके बंकर्स 3 स्टोरी होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर, एक बीच वाला फ्लोर जिसमें हथियार लगाते हैं, और ऊपर वाला होता है उनका OP। बिल्कुल। हमारे तरफ क्या है, चढ़ाई के लिए 21 दिन 24 दिन लगते हैं, सीमेंट नहीं आ सकता है, क्योरिंग नहीं होता है, पत्थरों को जोड़ के हम संगड़ बनाते, ऐसा करते हैं। लेकिन ये जब मौका आया, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर सब मेरे पीछे पड़ गए कि साहब अभी उसको बर्बाद करो। फिर 1 किलोमीटर, फिर जब 500 गज आए, ऐसे नहीं, बिल्कुल हमारे पोस्ट के सामने ऐसा रोड का मोड़ आता है, मोड़ के अंदर तीनों गाड़ी जब आ गए, तब तक पूरा कंपनी पूरा गुस्से में मेरे ऊपर पूरा नाराज थे पूरा कि ये साहब पागल आदमी क्यों नहीं कर रहा है। जैसे बिल्कुल पोस्ट के सामने आया वो मोड़ की, तीनों गाड़ी की उनके अभी खोलो फायरिंग जी। वो फायरिंग हुई थी। उसमें अगला, ये रात के टाइम में, दिन में नहीं, रात के टाइम में, और उसका नेक्स्ट 15 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन से ज़्यादा पैसिव नाइट विजन डिवाइसेस से हम देखते रहे। उनके आदमी आते थे, जवान लोग, ये जो डेड बॉडीज हैं उसको उठा के ले जाते थे। बिल्कुल सर। और आपने जो बातें बताई अनिश, ऐसा लग रहा है जैसे हम जीवन दृश्य देख रहे हैं कि सारा कुछ हो रहा है। लेकिन सर, हर आदमी फौज में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, हर इंसान फौजी नहीं बन सकता। मन में देशभक्ति का जज्बा जरूर होता है। जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है पूरे देश में, इसके प्रति आपकी क्या राय है? जो हम घरों में तिरंगा लगा रहे हैं, तिरंगा का मूल्य सबसे ज्यादा आप समझते, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता जो फौज से जुड़े हैं। आपकी राय जानना मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, सबको ये मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि देश हमारे लिए क्या कर सकते, देश जो है नेशन फर्स्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबके मन में, हर इंसान जो है देश के अंदर, सबके मन में ये आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि
अलग अलग आदमी, अलग अलग इंसान, सब अलग अलग सोच विचार वातावरण में सब पैदा हुए हैं, परवरिश हुई है, और सबका जो भावना देश के प्रति जो है ये पूरा अटूट रहना चाहिए जी। और एकता के साथ काम करना चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। सर, राजस्थान की जो धरती है इसे वीरों की जननी कहा जाता है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं फौज में भी जाते हैं। तो आपका कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव, कोई आपके जो दोस्त हों या आप खुद भी राजस्थान में ही रहते हैं, तो आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव, कुछ खास पल ऐसे? मैं तो राजस्थान से ही शादी क्या हूँ, मेरे जो वाइफ है वो घोड़ीवारा एक जगह है मुकुंदगढ़ के पास, नवलगढ़ के पास वो गांव है, और मेरे इन लॉज का जगह है वहाँ पे। मेम साहब जो है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिटायर हुए हैं आर्मी से, और डॉक्टर है एएफएम से, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो यही था चॉइस, लेडी का चॉइस था, हमेशा फाइनल होता है जी। तो उनका विचार था यहीं पे हम सेटल करेंगे, वैशाली नगर में मकान बना रखे हैं, बने रहे हैं। देखिए लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होते हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें मैं कहूँगा कि डेस्टिनी ड्रिवन होता है जी। कुछ कॉस्मिक कनेक्शन होते हैं। तो ये जो मेरा और मेम साहब का शादी होना, हम सागर में जो पोस्टिंग किया ना फायरिंग टीम के लिए, टाइम नहीं है नहीं तो मैं बताना चाह रहा था, वो भी किस जगह से पोस्टिंग आया, मैं भी गया वहाँ पे पोस्टिंग, एक ही मेस में खाना खाते थे। उन्होंने प्रपोज किया, शादी किए हम उधर, और हमारे बच्चे, मेरे एक बेटा और बेटी ये यूएसए में काम कर रहे हैं, बेटा है एप्पल में, बेटी है गोल्डमैन सैच्स में काम कर रही है, बहू जो है वो भी एक फौजी परिवार के एक बेटी है जी। अंबाला उनके पिताजी रहते हैं। सो बेसिकली आप जो राजस्थान का जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इट इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। क्यों? बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य का एक केंद्र बिंदु है। जब आप मोरल जब असेसमेंट इवेल्युएट करते हैं, ये एक ऐसा राज्य है। मैं यहाँ आने के बाद जब हल्दी घाटी का जो लड़ाई है ना, मेरे मन में हमेशा था कि महाराणा कभी हार नहीं सकता, क्यों मैं कुंभलगढ़ होके आया हूँ। चीफ तक मैंने यहाँ बता भी दिया, मैं कि सर हम अपने ऑफिसर्स को भेजते रहते हैं विदेश में ट्रेनिंग के लिए, ये कुंभलगढ़ में भेजो, उसको देखो कुंभलगढ़ क्या है जी। कि कुंभलगढ़ में आप जब तक 40-50 मीटर नज़दीक नहीं आएंगे या आप 100 मीटर तक नहीं आएंगे, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे गढ़ है जी, है ना। बाकी सारे जो गढ़ बने हुए हैं जो दुनिया में देखते हैं वो पहाड़ों के ऊपर होता है, लेकिन ये पहाड़ों के बीच में, अरावली रेंजेस के बीच में छुप गया ये। और महाराणा जो है वो जो बहता है ना, वो शिवलिंग के ऊपर वो पानी जो दूध डालते हैं, उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर। तो ये जो हल्दी घाटी का, मेरे को बुलाते लेते हैं लेक्चर के लिए, वो एक दिन एक डेट लेके बैठे हैं, 18 जून जो भी डेट है, 1876 या जो डेट है। मैं कह रहा हूँ लड़ाई एक दिन नहीं हुई थी। हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये 3 महीना तक था, और मुगल्स का जो फोर्सेस ज्यादा थे, हमारे पास कम थे फोर्सेस। इसके बावजूद भी उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, ये एक अनोखा किस्म का एक रिस्पॉन्स था। छोटे टीम लेके कैसे उन्होंने नाके दम कर दिया था उनका। ये लड़ाई के जो स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट है, जैसे शिवाजी ने किया था, इसी तरह ये बहुत कुछ सिखलाई मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक सिखलाई है नेशनलिज्म। एक देश की जो, देश के लिए जो भक्ति है, ये इस धरती से, इस मिट्टी से मिलता है हमें। तो इस चीज को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं कोई जगह लेक्चर देता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ कि हमारे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री बुक जो सीबीएसई का है, ये इसको रीराइट करना चाहिए। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा दोहराना। मेरे को प्राइज दिए हैं सिटी पैलेस वाले, मिर्जा उनका म्यूजियम है, उसमें लिखा हुआ है बायोडाटा। सो लोग सुन के बड़े गुस्से हो गए कि सर आपको तो बड़ा उल्टा प्राइज दे दिया। उस समय उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए कि जय सिंह 1 या जय सिंह 2 वाले जो प्राइज दिए हैं, आप अगर देखेंगे कि इस धरती से आपको हमेशा पूरा, अगर देखेंगे शिवाजी को छोड़ के, अगर भारत का कोई एक एकता का कोई टॉर्च बियरर का राज्य अगर आप बोलना पड़ेगा तो ये राजस्थान है। इसी तरह दुर्गादास भी है। दुर्गादास के बारे में लोगों को नहीं पता है, ना कोई पावर, ना कोई अथॉरिटी, ना कोई पोजीशन, कोई राजा नहीं थे दुर्गादास जी। लेकिन ये उनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी जैसे उन्होंने पूरा उनका जो राज्य था, जैसे उन्होंने लीड किया,
ये एक किस्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बहुत कुछ लीडरशिप, मिलिट्री कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, छोटे टीम से कैसे आप लड़ते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है राजस्थान मालूम है जी। ये राज्य के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप मिनरल, जिंक की बात करिए, लेड की बात करिए, कॉपर की बात करिए, यूरेनियम, थोरियम, मतलब अब नेम एनीथिंग, पेट्रोलियम, संचोर में आपका पेट्रोलियम बाड़मेर में भरा हुआ है। जी। क्या चीज नहीं है यहाँ पे? आपको सिर्फ एक चीज चाहिए कि इनोवेटिवनेस और क्रिएटिवनेस। आज अगर हम 7th इकोनॉमिकली जीडीपी के मुताबिक 7th है, आई थिंक 7th लार्जेस्ट स्टेट इंडिया में, और पर कैपिटा हिसाब से 22 नंबर आता है। हमें कोशिश करना चाहिए। हमारा नाम बीमारों में मैं जब देखता हूँ, मैं अभी उड़ीसा का नहीं हूँ, राजस्थान का हूँ, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान नंबर 1 स्टेट बने। बिल्कुल सर। और आपका जो जुड़ाव है, क्योंकि हम प्रोग्राम में अनिशा कहते हैं कि हमारे खास पाहुणा मेहमान, आप वाकई में पाहुणा है राजस्थान के, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी राजस्थान में विराजती है। तो एक अलग सा सवाल है कि वो भी सैन्य अधिकारी हैं, आप भी सैन्य अधिकारी, तो किस तरह ये फैमिली वाला जो ये सीन होता है, ये कैसे मैनेज होता है? कब आप अपने निजी क्षण या कहीं घूमना फिरना होता है या कुछ राजस्थान की जगहों पर जाना होता है, ये कैसे मैनेज करते हैं? ये देखिए, सर्विस में जब दोनों थे, मैं पूरा क्रेडिट बच्चों का परवरिश करना, पढ़ाना पूरा मैम साहब को देता हूँ, मेरे वाइफ को। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है। जब मैं सियाचिन में था, या ऑपरेशन विजय के टाइम में, मेरा बेटा एक चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी, उन दिनों में चिट्ठी जाते हैं, अंतर्देशीय या लिफाफा, आजकल तो सब व्हाट्सएप दुनिया है। वो चिट्ठी कोई सारे मैगजीन में पब्लिश हुआ। उसको इतना गुस्सा आया कि ये पाकिस्तानी जो कारगिल में आ गए, तो वो 7 साल का बच्चा है, एक चिट्ठी लिख रहा है पापा के पास, टूटा फूटा इंग्लिश और हिंदी मिला के। बोलता है कि ये पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सरदार को भेजो, पंजाब से जो सरदार लेके भेजो, वो पूरा एकदम बर्बाद करके आएंगे। और लिखा है कि पाकिस्तान को फ्रांस सबमरीन दे रहा है, ये हवाई जहाज दे रहा है, वो देश ये दे रहा है, हिंदुस्तान को कोई मदद नहीं करते, हिंदुस्तान को सिर्फ टेररिस्ट अटैक करा रहे हैं। तो इसको पापा आप चिंता मत करो, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा पूरा पाकिस्तान को बर्बाद करके आऊंगा। इस तरह मेरे पास चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी कोई जगह पब्लिश हुआ है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेम साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनपैरेलल्ड। जी। हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हो कैसे घूमते हो, ये रिटायरमेंट के बाद ही हम घूमना शुरू किया है, उससे पहले नहीं हो पाता था। उससे पहले नहीं हो पाता। सर, फौज में जब कोई व्यक्ति होते हैं तो उनका जो परिवार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका होता है। जैसा आपने कहा कि मैडम जो हैं उनका आपको पूरी तरह से एक सपोर्ट रहा, लेकिन क्या कभी व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में ऐसा क्षण आया जब आपको लगा हो कि आप बहुत ऐसी परिस्थिति में आपकी पोस्टिंग है जहाँ पर आप घर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर कुछ घर में कोई ऐसी परिस्थिति है? क्योंकि मैम साहब फौजी हैं, तो उनका डॉक्टर होने के नाते एक तो ऑफिस जाना पड़ता है डेली जी, दूसरा उनका टेम्परेरी ड्यूटी आता था जी, तीसरा बच्चे, एक बेटा एक बेटी, उनको पढ़ाना, स्कूल भेजना, ये बहुत बड़ा एक चुनौती हो जाता है। एक फ्रस्ट्रेशन एक लेवल आ जाता है इसमें। तो एक ऐसा सिचुएशन था जब 2-3 बार हुआ है, ये हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, हर्पीज हुआ था उस समय में, स्टाफ कॉलेज कर रहा था। स्टाफ कॉलेज ऐसा समय पे वो खबर आया, वो एक वॉर गेम होता है स्टाफ कॉलेज में ना, माउंटेन वॉरफेयर का वॉर गेम है। तो उस समय छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई किया, लेकिन छुट्टी मिला नहीं कि सुधाकर देख, इधर तुम ये करो, क्योंकि स्टाफ कॉलेज जैसा आपको पता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें नाम आना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जाके ये ऐसा, और उस स्टाफ कॉलेज के अंदर बहुत सारे वॉर गेम, ये जो वॉर गेम था वो नंबर 1 वॉर गेम कहते हैं। आइदर आप यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। इसको अगर आप मिस कर देंगे तो आप ना की बराबर हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग भी अकाउंट फॉर। सो मैं जा नहीं पाया था। हर्पीस की बीमारी हुई थी उस समय, देहरादून में थे। दूसरा, मैम साहब का एक बार हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, मेरा बेटा उस समय काफ़ी मतलब एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था कोटा में। जब हॉस्पिटल में थे, मेरा बेटा जाके बिस्तर, हॉस्पिटल का बिस्तर के ऊपर ऐसे ही बस हाथ लगा के बैठे रहेगा, छोड़ेगा नहीं कि माँ को नहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं। एंड उस समय मैं कहीं इधर 3D या सियाचिन ग्लेशियर में था। इसी तरह पालमपुर में शी वॉज इन द फैमिली वे, तारिनी माई डॉटर वॉज येट टू टेक बर्थ। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे होना चाहिए था, मैं हो नहीं पाया था। इसी तरह मेरा भी कनेक्शन है उड़ीसा की तरफ, पिताजी गुजर गए और मैं था वहाँ पे अवंतीपुर में,
श्रीनगर में एक एम्यूनिशन डिपो के ऊपर एलिजेडली टेररिस्ट अटैक हुआ, पूरा एम्यूनिशन 8,600 करोड़ की जो एम्यूनिशन थे पूरा बर्बाद हो गया, तो आ नहीं पाया। तो ऐसा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये तो जो भोगा है वो भोगा है, ये बोलने से भी आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे किस किस्म की सैक्रिफाइस बच्चों के लिए जो भी कुछ हुआ है, जो कुछ किए हैं, ये मैम साहब ने किए हैं। मैं एक्चुअली सैनिकता एक ऐसा चीज़ है, ये भक्ति की बात नहीं है, ये ड्यूटी जो बोलते हैं ना, ड्यूटी ओवर राइट, ये आपका दायित्व बन जाता है। आप उसको छोड़ के, इसी तरह तवांग सेक्टर में था, चाइनीज घुसपैठ कर रहे थे, तो ऐसे समय में परिवार में कुछ ऐसा हुआ, मैं आ नहीं पाया, अब क्या करूं, तो करना पड़ता है बस आपस में। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड बिल्कुल, आपकी पूरी जिंदगी को अगर गौर से देखा जाए अनिशा, तो एक किताब बन सकती है और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आपने जो अनुभव लिए हैं, और अब जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, क्योंकि देशभक्ति के रंग में ये पूरा देश डूब रहा है। 15 अगस्त आने को है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन होता है जो जज्बा आपसे ज़्यादा कौन उसको बेहतर समझेगा। एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है और युद्ध कोई समाधान नहीं है। इन दोनों के बीच में एक फौजी अपना आप को किस तरह बैलेंस करता है, और उसके बाद 15 अगस्त के लिए आप जो इस समय दर्शक जो देख रहे हैं सारे, उनके लिए आपका संदेश, युवाओं के लिए संदेश, आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। मैं बहुत अच्छा चीज़ आपने बताया कि एक मैं कहूँगा पूरा देश में हर नागरिक को एक सैनिक बनना चाहिए जी। इसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है, चाहे चाय वाला हो या अखबार बेच रहा हो या धोबी हो या कोई चपरासी हो या मोची हो, सबको एक सैनिकता, एक गुण दिखाना चाहिए। दिखाना नहीं है, उसको खुद को ही प्रैक्टिस करना चाहिए। सैनिकता वो चीज़ है जो सबसे पहले देश के बारे में सोचता है जी, ठीक है नहीं? जैसे हमें सिखलाई ये मिलता है जब हम पास आउट होते हैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, हमारा लास्ट स्टेप कहते हैं, चेटवुड हॉल का एक मोटो है, द नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सैनिकता वही है, क्योंकि अभी वातावरण ऐसा होते जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ फौज जो है आप लोगों को या देश को बचा नहीं सकता है, उसमें हर नागरिक को मिलना पड़ेगा जी। क्या पता है यहीं बैठे हैं, बाहर निकलते ही कुछ भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए जी। आने वाली पीढ़ी सर जो आपको देख रहे इस वक्त, आपसे आपने जीवन के मूल्य, आपने जो सीखा है, आपके जो मूल मंत्र रहे, आपके फॉर्मूला, वो सब हम जानना चाहेंगे। आपने इतनी सफल जिंदगी अब तक जो जी है, मेंटेन किए, बैलेंस किए, वो फॉर्मूलेज आप वो सारे कुछ। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो जहाँ पे काम कर रहा है, आपके ऊपर कोई होगा, आपके नीचे कोई होगा, आपके साथ कोई होंगे जी। आपका दायित्व बन जाता है, आपके जो साथ है, ये हमें फौजी सिखलाई है जवानों का, इनकी वेलफेयर करना निहाती आवश्यक है, ये आपका दायित्व बनता है। उसके बाद थोड़ा बहुत कोई टाइम बचेगा, फिर अपने बारे में सोचो जी, ठीक है नहीं? लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना चाहिए देशवासियों के लिए। मैं तो आपके जरिए से मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मीन्स कोई अगर हादसा होने जा रहा है, ठीक है, ये सिर्फ पुलिस वाले या फौजी वाले या कोई आपका जो ओहदेदार बैठे हैं उनका दायित्व, ये सबका दायित्व है। हर परिवार के अंदर जो सदस्य हैं, जो नुमाइंदे हैं, सबको देखना चाहिए। अगर बाथरूम के अंदर कोई उल्टा चीज़ है, बताना चाहिए उल्टा चीज़। ये नहीं कि माँ के ऊपर छोड़ दिया, माँ सब कुछ करती रहती है, सबको करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी। नंबर 2 एक है डिसीजन मेकिंग। आजकल ना टेक्नोलॉजी इतने तेजी से, इतना बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ते जा रहा है जी। और हिंदुस्तान बहुत लेट स्टार्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग, एक मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे लेक्चर दिया था, मैन्युफैक्चरिंग हमारा अगर इकोनॉमिक पाई डायग्राम देखेंगे तो उसमें ना 3 चीज़ें, एक एग्रीकल्चर, एक सर्विसेज, आप तो PhD कर रहे हैं, आप समझ आएगा बहुत तेज़ी से, और तीसरा होता है आपका इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वाला 2013-14 को था 16.7, ठीक है। 2014 को मेक इन इंडिया स्टार्ट किया हमने जी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2020 तक ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25% पहुंच जाएगा जी। 2025 हो गया है, वो अभी भी आपका 15.6 है, उससे 14% हो गया। इसके ऊपर गौर करना है। घर घर में हमें जो डिस्कवरी, जो इनोवेशन, जो क्रिएटिविटी, साइंटिफिक टेम्परमेंट को बढ़ाने के लिए राजस्थान में हर परिवार में इसके ऊपर गौर करना चाहिए। यानी कि सभी को योगदान देना चाहिए और सबको अपनी जो जिम्मेदारी है, राष्ट्र सर्वोपरि की जो एक भावना है, वो सभी को अपने अंदर लानी चाहिए। आज सर आपके अनुभव हमने सुने, बहुत सारी आपकी जो एक, जैसा विक्रम जी ने कहा कि एक किताब लिखी जा सकती है, इतने
कितने आपके डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस हैं। Thank you, और thank you. एक जो फौजी होते हैं वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। Thank you, तो अनिशा, हमेशा बहुत बहुत, thank you. हमारे मन में उनके लिए एक भावना होनी चाहिए, एक जो रिस्पेक्ट होती है वो अपने आप हमारे अंदर से आती है। Thank you, और thank you, ये बहुत एक खूबसूरत डिस्कशन रहा सर आपके साथ में, जहां आपने अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभव हमें बताए, अपने जीवन से जुड़ी हुई किस्से कहानियां हमें सुनाई, और हमारे अंदर भी एक जो जोश है राष्ट्र प्रेम के प्रति, जो एक भावना है, वो एक तरह से उमड़ रही है फिलहाल। जी। और 15 अगस्त जैसा हम कह रहे हैं कि आने ही वाला है, तो जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी हर घर तिरंगा जो अभियान है इसमें उससे जुड़े। हिस्सा लें, इसमें बिल्कुल। जुड़े और अपनी जो भागीदारी है, अपना योगदान जो है देश के प्रति, वो ज़रूर दें। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आज जो इतना अच्छा एपिसोड रहा और आज आप जैसे इतने महानुभाव जो पावना, खास पावना यहाँ पर आए और अपने जीवन का अनुभव हमें बताए, तो ये प्रोग्राम आपको अनिशा फिर बता दें रात को 8 बजे भी टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट होगा। तो फिलहाल आज देशभक्ति के रंग में हम रंग चाहते हैं और हर घर तिरंगा अभियान में हम सभी शामिल हो, देशभक्ति का जज्बा हम अपनी जिम्मेदारी समझे, इसी मूल भावना के साथ फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।